नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आरकेपी स्टडी प्लस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे कि हम आपके लिए यूपीपी के एग्ज़ाम में जो भी यूपी जीके और स्टैटिक वाला पोर्शन है वो हम कवर कराने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आज की जो क्लास है हम वहीं से शुरू करेंगे और उसके बाद में फिर अगली क्लास जो आज की क्लास होनी थी उसके क्वेश्चन, इसीलिए आप देख रहे होंगे थंबनेल में अभी क्लास 3 ही लिख करके आ रहा है। तो शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार जो है इस चैनल को, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक तो करेंगे ही करेंगे, और अपने सभी मित्रों दोस्तों जो लोग भी यूपीपी या फिर अदर एग्जाम जो कि वनडे एग्जाम्स यूपी में होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको जरूर भेजेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन कहीं आयोग अलग से नहीं उठा करके लाता है कि ये यूपीपी में आया है, ये तो यूपीपी की क्लास है। तो ऐसा नहीं है, यूपीपी की क्लास नहीं है, ये यूपी स्पेशल और स्टैटिक की क्लास है। इसको चाहे तो यूपीपी वाला भी देख सकता है, इसके साथ साथ आपका जो यूपी आर ओ है वो भी देख सकता है। आने वाला जो पीटी एग्जाम है उसमें भी इसमें से प्रश्न आएंगे। तो इस हिसाब से आपको सभी सभी लोगों को इस क्लास को देखना चाहिए जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिसमें जीके जीएस और स्टैटिक पूछा जाता है। तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे सभी लोग और शेयर करेंगे। तो देखेंगे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था। ये हो गया था, ये आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार वाला हो गया था, ये भी हो गया था, और हाँ ये वाली स्लाइड। तो ये वाली स्लाइड ये जो है हमारा आपका पिछली क्लास का 12वां प्रश्न है ये, और आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है। तो क्या है प्रश्न? प्रश्न है, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? ए टेनिस, बी शतरंज, सी बैडमिंटन और डी बॉक्सिंग। आपके एग्जाम में क्या है कि एग्जामिनर जो है पूछ लेता है कि फला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या फला खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है, इसका जो घर है वो जन्म स्थान किस राज्य में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली पिछली क्लास में बताया था कि इस वाली स्लाइड में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी जो है यूपीपी आपके ही एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, इसी के इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसको बताएं। सभी को पता होगा कि साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे। ये हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा राज्य, ठीक है। और ये एक ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर कोई भी पदक जीता है। अब यहाँ पे ऐसे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन ये वो पहली महिला हैं जिन्होंने बैडमिंटन खेल में, कौन से खेल में? बैडमिंटन खेल में पहला पदक जीता है ओलंपिक में। कौन से? 2012 का लंदन ओलंपिक। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये जो है ये बैडमिंटन के अंदर पहला बैडमिंटन खेल में ओलंपिक के अंदर कोई भी पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। ठीक है, इनके बारे में यहाँ से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? आपका ए ऑप्शन है उज्जैन, बी ऑप्शन है इलाहाबाद या प्रयागराज, सी है हरिद्वार और डी है वाराणसी। तो बताइए आप लोग, कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? कुंभ आने वाला भी है, कुछ लोग पता होगा, कुछ लोग कुंभ का मेला जाते भी होंगे या उनकी फैमिली से लोग जाते होंगे, पेरेंट्स वगैरह। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वाराणसी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुंभ मेला जो है वो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है।
कितने में? प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार। ये जो कुंभ मेला है इसको ऐसे देखिए, 12 वर्ष में एक बार। ये कितने स्थानों पर होता है? ये 4 स्थानों पर होता है। कौन कौन से हैं? पहला आपका हो गया उज्जैन, दूसरा आपका हो गया प्रयागराज, तीसरा आपका हो गया हरिद्वार, और चौथा आपका हो गया नासिक। अब देखिए, ये लगभग लगभग हर एक बच्चे को पता होता है, एग्जामिनर जानता है कि ये चीज लगभग लगभग हर एक बच्चे को पता है जो कि एग्जाम में बैठा हुआ है कि कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। कि ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सरल क्वेश्चन बना दिया। अब इसमें से अगर अंदर जाएगा, अच्छा मान लीजिए किसी एग्जाम में उसने ये प्रश्न आपसे पूछा कहाँ पर लगता है, तो हो सकता है इससे और अंदर जा सके। तो एग्जामिनर प्रश्न क्या पूछता है आपसे कि जो उज्जैन है जहां पर कुंभ मेला लगता है, ये किस नदी के किनारे लगता है? तो या फिर प्रयागराज किस नदी के किनारे, हरिद्वार किस नदी के किनारे, और नासिक। अब देखिए, प्रयागराज सभी को लगभग लगभग पता है कि गंगा नदी के किनारे, सॉरी, संगम गंगा यमुना और सरस्वती, जो कि सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है, तो संगम पर ये लगता है, संगम पर। संगम, संगम भी किसका? संगम, गंगा प्लस यमुना सरस्वती। जो सरस्वती नदी है ये अब वर्तमान में विलुप्त है। ठीक है। उज्जैन ये है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन सी? क्षिप्रा नदी के किनारे। तीसरा हरिद्वार सभी को पता है, कौन सी नदी? गंगा नदी। अब नासिक जो है ये किस नदी के किनारे है? महानदी। ठीक है। तो यहां से आपने ये देखा कि कौन से किन किन स्थानों पे लगता है, और वो जो स्थान है वो आपके किस नदी, कौन कौन किस किस नदी के किनारे हैं। अब ये 12 वर्ष में एक बार लगता है, लेकिन 6 साल पर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। अर्ध कुंभ का आयोजन। ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो अभी 2019 में अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ था। अब जो आने वाला अगला पूर्ण कुंभ है वो किस ईयर में होने वाला है? 2025 में पूर्ण कुंभ। ठीक है। तो यहां से इतनी बातें आपने इस प्रश्न के माध्यम से जानी। एक बार देखेंगे, या तो इसे नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब। ठीक है। देखिए, तो आप सबको पता होना चाहिए कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। हम ये बात इसलिए कहते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आप एक बार पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद में एग्जाम दे चुके हैं। अब सिर्फ आपको चाहिए प्रैक्टिस, तो इसीलिए हम आपसे पूछते हैं, कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए इसका जवाब क्या होने वाला है, क्योंकि आप एक बार एग्जाम दे करके आए हैं, और अगर आप इसका जवाब नहीं पा अपने आप से दे पा रहे हैं, जो भी प्रश्न हम लेके आ रहे हैं उसका जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उससे जुड़े हुए और प्रश्न बताता हूँ,
वो तो ठीक है, आपको नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो भी प्रश्न यहाँ पे हैं बोर्ड पे, उनका जवाब आप सभी के पास होना चाहिए। और अगर नहीं है तो इसका मतलब आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा केरल। और भी कई सारे शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में अगली स्लाइड में जानेंगे। देखिए जो संगीत नाटक अकादमी ने 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया। देखिए अब अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछ ले कि भारत में कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 8। कितना? 8, 8। अब वो जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? अब ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं और वो किस किस राज्य में, कौन कौन से हैं और किस राज्य में है, मतलब किस राज्य में, क्या कि कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ पे उनका ज्यादा चलन है। तो देखेंगे पहला है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया आपका। कथक ये उत्तर पश्चिम और मध्य भारत, मतलब यहां से आप ऐसा समझेंगे अवध क्षेत्र इसमें आ जाएगा, क्योंकि अवध क्षेत्र इधर उत्तर साइड में ही आता है, या इसको उत्तर भारत भी लिख के आता है। उत्तर भारत भी एग्जामिनर कभी कभी ऑप्शन में लिख दे। तो कथक कहाँ हो गया आपका? उत्तर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत या उत्तर भारत। अब कभी कभी जब उत्तर प्रदेश का जब तो पूछ लेता है, मतलब अंदर से पूछ लेता है, तो उसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में आ सकता है अवध क्षेत्र। अब इसमें इसका अगर घराना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है लखनऊ लखनऊ घराने से है, और आप एग्जाम दे रहे हैं यूपी का, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका घराना कौन सा है? लखनऊ घराना। अभी जब सर ने आपको बताया कि जैसे ही आपकी डेट आएगी तो हम लोग, हमारी पूरी टीम आरकेपी स्टडी प्लस की जो है आप लोगों के लिए स्पेशल प्रैक्टिस बैच लेके आने वाली है। तो उसमें जो है हम आपको ये सारे, कि इनका घराना कौन सा है, इनके महत्वपूर्ण नृत्य कौन से हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम यहाँ पे आपको सिर्फ शॉर्ट में चीजें बता रहे हैं, वहां पे फिर हम आपको डिटेल में वो चीजें समझाएंगे और आपको वो चीजें याद रखनी होंगी, अगर आपको एग्जाम निकालना है। और एग्जाम तभी निकलेगा जब आप लोग मेहनत करेंगे। तो मेहनत क्या है, बहुत जरूरी है, और साथ में शेयर करना भी मित्रों से बहुत जरूरी है। तो जो कथकली है वो केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम केरल का है, और सत्रिया असम का है। अब देखिए मणिपुरी, मणिपुर आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, याद है। ओडिशा ओडिसी ओडिसी ओडिशा का है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लें। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब आपको पता है मैंने इसको कैसे याद किया था? हमने इसको याद किया था कच्ची पूड़ी। आप कभी बाहर अगर खाने गए होंगे ठेले वगैरह पे या किसी रेस्टोरेंट में, कभी कभी कच्ची पूड़ी आ जाती है, तो हमने ऐसे याद किया था, एक बार आ गई तो हमने कहा यार ये तो काम की चीज आ गई, तो हमने बोला कच्ची पूड़ी कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश में, याद कर लो। आंध्र प्रदेश। तो कच्ची पूड़ी से क्या हो गया? कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का नृत्य हो गया। अब देखो भारतनाट्यम तमिलनाडु, तमिलनाडु के लोग नाटकी होते हैं, तो तमिलनाडु जो है भारतनाट्यम हो गया। कथक आपको पता ही है आपके यहाँ का है। अच्छा अब ये बचता है आपका कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। इसको ऐसे याद कर लीजिए, आपके पड़ोस में एक मोहिनी रहती है, तो करती क्या है बताइए? कथक क्या करती है? कथक करती है। तो मोहिनी क्या करती है? कथक करती है। रहने वाली कहाँ की है? केरल की। याद कर लो, मोहिनी अट्टम केरल का, कथकली केरल का, और सिर्फ कथक वो आपका उत्तर भारत का होगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। अगला, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है लास्ट स्लाइड का,
इसके बाद आएंगे आज की स्लाइड पे। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए चौधरी चरण सिंह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी और डी लाल बहादुर शास्त्री। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये नारा किसने दिया। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब आज की जो क्लास है, ये तो आपके पिछले क्लास के बचे हुए क्वेश्चन थे। अब देखेंगे आज की अपनी क्लास कौन से क्वेश्चन है। तो ये आज की अपनी क्लास है जो कि चलेगा, जो कि फोर्थ क्लास है। 3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं और ये फोर्थ क्लास है प्रैक्टिस सेशन की। तो शुरू करेंगे आज की क्लास का पहला प्रश्न। अब देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? अब देखिए, नदियों में आपको 2 से 3 चीज हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और आपका यमुना नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दक्षिण भारत की नदियां। ये जो मैंने आपको 4 से 5 बोले हैं, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, दक्षिण भारत की नदियां, ये आपके एग्जाम में मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में आने ही आने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन। तो अभी हम इनको शॉर्ट में ही देखेंगे। फिर जब हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे कि भारत की नदियां, तो वहां पे हम आपको पूरा लिख पढ़ाएंगे। एक दिन में एक तंत्र, एक दिन में गंगा नदी तंत्र, फिर यमुना नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी और ऐसे ही दक्षिण, मतलब 4 से 5 क्लासेस में आपको भारत की पूरी नदियों का आपको हम दे देंगे। अब देखिए, इसका जवाब क्या है बताएं। गंगा, ये तो पता है आपको, भारत भारत के उत्तराखंड राज्य से निकलती है। यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अब थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में जानेंगे, बाकी के बारे में जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब जानेंगे। देखिए, ये हम आपके लिए एक मैप लेके आए हैं, आपको विजुअल होगा आपकी स्क्रीन पे। देखिए, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी एक जगह है, ये आपका भारत का नक्शा है। ठीक है, ये आपका भारत का नक्शा है। ठीक है, यहाँ से आप, ये आपका हो गया सिक्किम, और यहाँ से आपका शुरू हो जाता है नेपाल। अब यहाँ पे एक जगह है मानसरोवर। क्या है? मानसरोवर। इस इसको नीचे लाते हैं ताकि आपको, यहाँ पे एक जगह है मानसरोवर। इस मानसरोवर से 3 नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां निकलती हैं? 3 नदियां। देखिए, पहली नदी निकलती है, डिलीट ही कर देते हैं पूरा, उसके बाद में फिर से बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये है आपका मानसरोवर। यहां से आपकी 3 नदियां निकलती हैं। कौन सी? एक निकलती है सिंध नदी। सिंध नदी ये ऊपर की ओर जाकर के भारत में एंट्री मारती है।
ये नदी का खुद का अपना एक तंत्र है पहली। दूसरी नदी निकलती ये निकलती है अपने से उत्तर की ओर। दूसरी नदी यहाँ से निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी जो कि यहाँ से निकलने के बाद में हिमाचल प्रदेश में होते हुए भारत में प्रवेश करती है। एक तीसरी नदी निकलती है जिसका नाम है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसका नाम नहीं ब्रह्मपुत्र है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब ये तिब्बत में होती है तो इसका क्या नाम होता है? तब इसका नाम कुछ और होता है। तो तीसरी नदी ये हो जाती है। हम यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र ही लिखते हैं, आपको आसानी रहेगी। अब देखिए ये नदी वहां से निकलती है। आइए यहाँ देखिए, ये नदी मान लो ये मानसरोवर, ये नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे चलते हुए आती है। भारत कहाँ है? इस नदी के दक्षिण में है। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान ना हो तो आपको बता दें, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक, यहां से चलती है ये नदी और जाते जाते जब ये नदी तिब्बत में होती है तो इसका नाम क्या होता है? यारलुंग या सांगपो। अब कौन सी नदी? यारलुंग, यारलुंग या सांगपो नदी। इस नदी को कहाँ कहते हैं? तिब्बत में से यारलुंग या सांगपो नदी कहते हैं। फिर यहाँ से आने के बाद में यहाँ पे ये सॉरी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अब जब ये अरुणाचल प्रदेश से होते भारत में प्रवेश करती है तो इसका फिर नाम बदल जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग नदी कहते हैं। इसका नाम होता है दिबांग नदी। अब अरुणाचल प्रदेश में ये सिर्फ इतनी देर चलती है, सॉरी इतनी देर बता रहे, इतनी दूरी तय करती है ये यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि फिर यहां से आपका ये आ जाता है असम। ये असम में आती। जब ये नदी तिब्बत में होती है तब इसका नाम क्या होता है? सांगपो। एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में, इस नदी का क्या नाम होता है? दिबांग। फिर उसके बाद जब ये असम में प्रवेश करती तो इसका नाम क्या हो जाता है? तब जाकर के इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, रेकार्ड। ठीक है, और ये तीस्ता, ये नदी आपकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? अभी आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा है सिक्किम। यहाँ पे मैप में चोलामू लेक और जीमू ग्लेशियर, ये हमारा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि आपका जेमू ग्लेशियर और चोलामू लेक किस राज्य में स्थित है, तो आप बता देंगे सिक्किम में स्थित है। अब देखिए इसकी जो सहायक नदियां हैं, ये आपकी सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, रैकार्ड, तीस्ता और ये धनसिरी, ये सभी क्या हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। आज जब ये असम में आती है, ठीक है, अब इस नदी के बारे में देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ये यहाँ पे जब आती है तो ये असम के अंदर सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। कौन सा द्वीप बनाती है? नदी द्वीप। ये बात आपको, जो नदी शब्द है इसमें बहुत विशेष कर ध्यान देना कि ये नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। कहाँ पे? असम के अंदर। अच्छा, उस नदी द्वीप का नाम क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में एक बार जरूर लिखेंगे। तो उस नदी का, सॉरी उस द्वीप का नाम क्या है? उस द्वीप का नाम है आपके माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी के द्वारा बनाया था? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। कहाँ पे बनाया जाता है? असम के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में ये नदी वहां यहाँ से चलना शुरू करती है और ये भारत छोड़ के जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, क्योंकि यहाँ से ये आती है, बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। क्या हो जाता है इसका नाम? जमुना। इस नदी का नाम यहाँ पे जमुना हो जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। अब और आगे आइए,
यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी, और ये यहाँ से आते हुए बांग्लादेश होते हुए ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। जब ये नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है यहाँ पर बिल्कुल मुहाने पर, मतलब वे ऑफ बंगाल में गिरने से जस्ट पहले, जब ये नदी बराक नदी यहाँ आकर के मिलती है, तब इस नदी का नाम हो जाता है क्या? मेघना। अगर अब यहाँ से देखिए कितने प्रश्न बनेंगे। एग्जामिनर आपसे पूछे कि कौन सी नदी है जो अपने मुहाने पर उसका नाम मेघना हो जाता है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए। दिबांग भी हो सकता है, सांगपो भी ऑप्शन में हो सकता है, एक ही चीज होगी। आपका ब्रह्मपुत्र भी हो सकता है, जमुना भी हो सकता है। तो आपको, आप भारत में है, आप भारत के पर्पज से देखें तो वहां पे आपका आंसर है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन में जरूर होगा। ठीक है, तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हमने आपको इतनी जानकारी दी है। इसकी जो ये सहायक नदियां हैं, हाँ एक बात मैंने कहा था आपसे बताएंगे, वो था आपका तीस्ता नदी। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, अब देखिए। जो तीस्ता नदी है, हमारे यहाँ एक जल विवाद चलता है, एक विवाद चलता है कि ये नदी हमारी है या तुम्हारी है। जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ तीन पड़ोसी कोई विवाद चलता होगा कि ये नाली तुमने इधर काहे निकाली, वो हमारी जगह में है, ये है वो है। तो उसी तरह से देश का देशों से विवाद चलता है। तो यहाँ पे जो तीस्ता नदी जल विवाद है, कलर चेंज करेंगे, किन दो देशों के बीच में है। क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है, वैसे ही यहाँ पे तीस्ता नदी जल किन राज्य, सॉरी किन देशों के बीच में है। वहां पे राज्यों के बीच में, यहाँ देशों के बीच में। तो ये किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हुए हैं और आप सभी इनको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। हमारा अगला प्रश्न है चरकुरा, चरकुला, यहाँ पे ला होना चाहिए। ठीक है, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नृत्यों के बारे में ये प्रश्न आ गया आपका, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सभी को पता होगा। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अब अगर किसी को सभी प्रश्नों के जवाब पता है तो बहुत खुश नहीं होना है, क्योंकि ये पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है और एग्जामिनर को पता है कि इतने सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ, इतने सारे बच्चे एग्जाम देने आए, तो उसमें उनमें से उनको क्रीम छाटनी है। ठीक है, तो इतना सरल भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसके बारे में, चरकुला नृत्य के बारे में अंदर जाके पूछ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है, तो इसलिए वहां पे इतना सरल है। तो किस राज्य से संबंधित? तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे इसके माध्यम से देखेंगे कुछ और नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश में होते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बाकी हम कंप्लीट नृत्य पे क्लास एक करेंगे, जिसमें आपको हर एक चैप्टर पे हम आपको कंप्लीट क्लास देंगे। उसके बाहर आपके एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा, 95% उसके बाहर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। देखें उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य, अब देखिए आप इनको चाहे तो नोट कर लें। जैसे एक है ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य ये कहाँ कहाँ का है? बुंदेलखंड का। ठीक है, ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। दूसरा है रास नृत्य, ये ब्रज का है। ब्रज, ब्रज मतलब मथुरा क्षेत्र, मथुरा के आसपास। झूला नृत्य, ये भी ब्रज क्षेत्र का है। मयूर नृत्य, ये भी ब्रज का है। धोबिया नृत्य, ये पूर्वांचल का है। जोगिनी नृत्य अवध का है। ठीक है, और ये कर्मा नृत्य जो है ये सोनभद्र और मिर्जापुर जिले का, वहां पे इस नृत्य को ज्यादा देखा जाता है। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि वहां के लोग इसको मनाते हैं ज्यादा, बाकी दूसरे स्थानों पे नहीं मिलता है, या मिलता है तो बहुत कम मिलता है। जैसे छठ पूजा है, अब बिहार में छठ पूजा को इतना बड़ा त्योहार मानते हैं, इतना बड़ा त्योहार मानते हैं। आपको जैसे वो लोग क्या करते हैं, दिवाली पे अपने घर नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद जब छठ पूजा होती है तो जरूर अपने घर जाते हैं।
अब छठ पूजा अपने यूपी में भी मनाई जाती है, लेकिन उसको उतने बड़े स्तर पे नहीं मनाया जाता। उसी तरह से जो कर्मा नृत्य है, इसका मतलब सेंटर कहाँ है, तो सेंटर इसका सोनभद्र और मिर्जापुर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? अब यहाँ पे कौन की जगह ये लिख सकता है कि कौन सा था। अब यहाँ पे लिख सकता है कब गया, कब भेजा गया था, तो दो प्रश्न हो गए। किसके द्वारा या किसकी सहायता से भेजा गया था, तीन प्रश्न हो गए। तो देखेंगे इसे, कौन सा नाम हो सकता है, भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल। तो इसका आपका जवाब है आर्यभट्ट। अब देखिए, जो आर्यभट्ट उपग्रह, जैसे आज हमारे पास हमारे देश में एजेंसी है इसरो, ठीक है, जो कि इन प्रक्षेपण का कार्य करती है। उस समय हमारे पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी जो कि इन उपग्रहों को भेज सकती। तो हमारा इसमें साथ दिया किसने, यूएसएसआर। किसने, यूएसएसआर, जिसे हिंदी में सोवियत रूस भी कहते हैं, सोवियत संघ या सोवियत रूस। लेकिन अब ये नहीं बचा है, अब ये सिर्फ रूस बचा है। क्यों बचा है, इसको भी जानेंगे। अब देखिए, आपका जवाब हो गया आर्यभट्ट। अब ये भेजा कब गया था, ये भेजा गया था आपका 19 अप्रैल 1975 में। ठीक, 19 अप्रैल 1975 में। ये हमने यहाँ पे यूएसएसआर क्यों लिखा, इसकी चर्चा क्यों हुई यहाँ पे, क्योंकि हमने जो अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट भेजा था अंतरिक्ष में, तो उसको भेजने में, क्योंकि उसमें रॉकेट की जरूरत होती है, बहुत सी चीजों की जरूरत है, तो उसमें हमारी जो मदद की थी, वो हमारी मदद किसने की थी, रसिया ने। इसलिए आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा पहला अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह था, उसको भेजने में किस देश ने हमारी सहायता की थी, तो आपका जवाब हो जाएगा कि सोवियत रूस, या आप सिर्फ रशिया लिख के आ गए तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया। अच्छा, हमारे जो देश में है वो कौन सी एजेंसी है जो ये उपग्रह वगैरह लॉन्च करती है, तो उसका नाम हो जाता है आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, पूछ लेता है एग्जामिनर। अब इसके बारे में देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, इसके हेड कौन है, एस सोमनाथ, ये आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इससे पहले कौन से थे, के सिवान, जब हमारा चंद्रयान 2 गया था और वो विफल रहा था, तो उस समय कौन अध्यक्ष थे, के सिवान। और वर्तमान में ये चंद्रयान 3 गया है, जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंडिंग की, इस समय अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न। हाँ, सोवियत रूस के बारे में आपको कुछ बता रहे थे, 10 सेकंड में आपको बताते हैं। तो ये सोवियत संघ जो है, ये अब इसका नाम सिर्फ रशिया हो गया। क्यों, 1991 में इसका विघटन हो गया, विघटन हो गया, और ये 15 देशों में टूट गया। इसलिए इसको सोवियत संघ न कह करके अब सिर्फ रसिया कहा जाने लगा है। इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे किसी क्लास में, आएगा तो आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ये लो, डी ऑप्शन ही गायब है। चलो, डी ऑप्शन हम बना दे रहे हैं आपके लिए।
इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और चंबल नदी के बारे में कुछ जानते हैं। चंबल नदी किस लिए प्रसिद्ध है? चंबल नदी के बीहड़ डाकुओं के लिए। चंबल जो नदी है, सबसे तो पहले ये उद्गम स्थल इसका क्या है? इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के महू जिले में स्थित जनापाव की पहाड़ियां। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। अगर आपको ऐसे ही लिख दे आता है तो आप सीधे लिख दीजिए एमपी। अब पहाड़ पूछेगा तो आपके जनापाव की पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ी। अब यही प्रश्न अगर आपका मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए होगा तो पूछ लेगा किस जिले से, तो महू जिला हो जाएगा यहाँ पे। महू जिला, मध्य प्रदेश का महू जिला में स्थित जनापाव की पहाड़ी से यह उद्गमित होती है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी जो है ये यमुना की एक सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। इसके बीहड़ बहुत प्रसिद्ध है। आपसे पूछता है किस नदी, कौन सी नदी भारत में सब सर्वाधिक बीहड़ उसमें स्थित है, तो बीहड़ कहाँ है? चंबल नदी में बीहड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा ये बहती कहाँ कहाँ से, हमारा प्रश्न ये था। तो ये बहती है कहाँ से? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलकर ये राजस्थान का जो किनारे वाला भाग है वहां से होते हुए ये कहाँ आ जाती है? सॉरी, उत्तर प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश में आने के बाद में क्या होता है कि यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये कहाँ कहाँ से बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें। जो राजस्थान का एक शहर है कोटा, कौन सा? कोटा। वो किस नदी के किनारे स्थित है? जो राजस्थान का एक शहर है कोटा, वो आपका स्थित है इसी नदी के किनारे। कौन सी? चंबल नदी के किनारे। इसके ऊपर कुछ परियोजनाएं हैं, वो भी देखेंगे। कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। अब ये जब ये क्या नाम इस पे मिलती है आकर के यमुना नदी में, एक सेकेंड, तो मैं आपको बता रहा था कि जो ये चंबल नदी है इस पर 4 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अब वो परियोजनाएं कौन कौन से आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि ये परियोजना कहाँ पे, उनको देखेंगे। और ये परियोजना कौन सी है? पहली विद्युत परियोजना है। कौन सी? विद्युत परियोजना है। पहली है राणा प्रताप सागर। दूसरी है गांधी सागर। तीसरी है जवाहर सागर। चौथी है कोटा बैराज परियोजना। इसके साथ देखेंगे इस नदी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? जलप्रपात। कौन सा? जलप्रपात। जैसे मैंने पिछली या शायद पिछली से पिछली क्लास में कृष्णा नदी पे देखे थे कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे जलप्रपात है। कौन सा? इस पे जलप्रपात है आपका चूलीय जलप्रपात। चूली कहते हैं या इसे चुलिया भी कहते हैं, चूलीय जलप्रपात। ये भी चला गया। ठीक है, तो चंबल नदी के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को मिली। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है गोबी
आटाकामा और कालाहारी ये क्या है? मरुस्थल है, सब्जी के नाम है, चक्रवात है, या फिर घास के मैदान है? तो ये क्या है? आप सभी को पता होगा ये क्या है? ये मरुस्थल है। अब पूछे अगर कि गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है, आटाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है, और या आपका कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो देखेंगे जो गोबी का मरुस्थल है ये आपका स्थित है चीन और मंगोलिया। ठीक। आटाकामा का जो मरुस्थल है ये आपका स्थित है दक्षिण अमेरिका में। जो आपका कालाहारी मरुस्थल है ये बोत्सवाना में है। आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे इसी प्रश्न में देखिए पूछा है आपसे, एक पूछ लिया कि गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है, आपका आटाकामा का, कालाहारी का। ठीक है, तो आप बताएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सुंदरबन है, सुंदरबन क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, एक पठार है, गोदावरी डेल्टा है, महानदी डेल्टा है। तो अभी जो हमने आपको यहाँ पे मैप के थ्रू ये बताया था, तो यहाँ पे देखिए गंगा नदी यहाँ से आ रही है, ये यहाँ आती है गंगा नदी को, जब ये बांग्लादेश में आती है तो इसको पद्मा कहते हैं, इसकी एक जो धारा है वो हुगली होती है। तो ये वाला जो है यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आकर मिलती है, तो क्या बनाती है? ये डेल्टा बनाती है। तो वही चीज है, क्या है कि जो डेल्टा है और इसका नाम क्या है? सुंदरबन। तो इसीलिए सुंदरबन क्या है? तो सुंदरबन एक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है? डेल्टा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम दल के प्रभारी कौन थे? अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम दल के प्रभारी कौन थे? ये आपका स्टैटिक का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सीधा सा ही जवाब आने वाला है कौन से? डॉक्टर एम जे कासिम। और आपको इसी तरह याद भी रखना है कि अंटार्कटिका में जाने वाला जो प्रथम दल था उसका प्रभारी या कह लीजिए हेड कौन था? तो कौन थे? डॉक्टर एम जे कासिम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ध्वनि मापक इकाई को, ध्वनि की मापक इकाई को, ध्वनि की मापक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है न्यूटन, फ़ारेनहाइट, डेसिबल या किलोवाट। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। इसको याद करने का हम आपको बताते हैं। आपके जैसे इस समय आईपीएल चल रहा है, क्या चल रहा है? आईपीएल। और उम्मीद है 7 से 11 तो कोई बच्चा पढ़ता नहीं होगा, क्योंकि आईपीएल चल रहा है, त्योहार चला, त्योहार। ठीक है, तो आप आईपीएल देखते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री होती है, तो उसमें जब आपकी टीवी स्क्रीन पे वो थोड़ी देर में दिखाता है, कमेंटेटर आपको दिखाएगा कैमरे वाला 112 डेसिबल। मतलब जब धोनी मैदान पे उतरे तो लोगों ने इतना शोर मचाया, इतना शोर मचाया, मतलब इतनी इतनी ध्वनि पैदा की, जिसको कि वहां पे जो मापक लगा हुआ था क्या? डेसिबल। तो उसमें कितनी ध्वनि की उसने पता की? 112 डेसिबल, 124 डेसिबल। तो इसका मतलब ये है कि ध्वनि मापक इकाई जिससे ध्वनि को मापते हैं वो क्या क्या होती है? डेसिबल। तो अब आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने आपके जीवन से जोड़ दी आईपीएल। अब न्यूटन किसका मात्रक है, मापक इकाई है? बल की है। फ़ारेनहाइट आपकी तापमान की है। तापमान की अन्य इकाइयां भी हैं, जैसे आपकी हो गई क्या, डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे ऐसे लिखते हैं फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सभी क्या? फ़ारेनहाइट। और ये तापमान की इकाई होंगे किलोवाट। आपका किसका हो गया? बिजली का। जैसे आपके घर में बिजली जब बिजली का जो बिल आता होगा उसमें लिखा होता है कितने किलोवाट का मीटर है, तो ये क्या हो गया? ये आपका विद्युत का हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है देश में मुद्रा की आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? देश में मुद्रा की आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? आपका जब ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी या फिर नाबार्ड।
ये जो 4 ऑप्शन है ना, ये आपके एग्जाम के रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम आज इनको डिटेल में नहीं बताएंगे। एक क्लास लेके आएंगे जिसमें भारत के प्रमुख जो हैं आपकी ये एजेंसियां, और फिर एक दिन आएंगे लेकर के आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से, इनके बारे में आपको तब डिटेल में बताएंगे। अभी आप सिर्फ ऑप्शन देखें तो इसकी क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं, फादर ऑफ बैंक, कि हम बाप हैं, बाकी बैंक के क्या हैं, हमारे लड़के बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें मुद्रा को आपूर्ति कौन, क्योंकि आपके घर में मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है, आपके पापा। उनसे मांगोगे पॉकेट खर्च तभी मिलेगा, कभी कभी मम्मी भी दे देती हैं। अगला प्रश्न, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि पहले भी हमने लास्ट क्लास के भी कुछ प्रश्न देखे थे, तो समय के ध्यान में रखते हुए आपका ये आपका लास्ट प्रश्न होगा, और कल आपको फिर से 15 प्रश्नों के साथ नई क्लास मिलेगी। तो क्या है, भारत में वन्य प्राणी सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 जनवरी, 1 से 7 नवंबर, 1 से 7 सितंबर। बताएं आपका जवाब क्या होगा। तो इसमें आपका सही है जवाब हो जाएगा 1 से 7 अक्टूबर। ठीक है, तो ये आपकी आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं, और आप सभी लोग जो है ऐसे ही पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेपी स्टडी प्लस पे। तो इसी के साथ में आप, फिर आप सभी से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को भेजें ताकि वो भी पढ़ें और उन्हें भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।